आज हम लोग बात करेंगे कि भारत के विभाजन में सांप्रदायिकता का कितना बड़ा योगदान हुआ। आखिर भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के बल पर ही हुआ था। तो सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि क्या थी, कहाँ से आरंभ हुआ और किन किन कारणों से अंत में हमें एक विभाजन का सहारा लेना पड़ा, एकता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। तो इसी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि 1857 के विद्रोह के बारे में सभी ने सुना होगा। 1857 के विद्रोह में जहां हिंदू और मुस्लिमों ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया था, वहीं 1870 के दशक के आते आते सांप्रदायिकता ने अपना सिर ऊंचा कर लिया था। उसके पहले शायद ही इतिहास में सांप्रदायिकता की कोई घटना देखने को मिलती होगी। जैसा कि बिपिन चंद्र सर की पुस्तक में कहा गया है कि सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचार है। यह मध्यकाल और प्राचीन काल के विचारों में से नहीं है। हालांकि छिटपुट लड़ाइयाँ हिंदू और मुस्लिमों में होती रहती थी, पर ये हिंदुओं और मुस्लिमों में भी होती थी, जिसका कारण राजनीतिक हित था, न कि धार्मिक हित। तत्पश्चात 1870 के बाद 1881-82 से सर सैयद अहमद खां, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक अपने समय में हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मानव शरीर की दो आँख हैं और वो शरीर भारत राष्ट्र का है। मतलब कि बगैर हिंदू और मुस्लिमों के भारत राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। पर 1880 के दशक के आते आते उन्होंने सांप्रदायिकता नामक एक नए विचार को हवा दे दी। उनका दृष्टिकोण हिंदुओं से अलग हो गया। उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हित भिन्न भिन्न हैं। ये दोनों समूह कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि इनके जो हित हैं वो अलग अलग हैं। इसमें ब्रिटिश हुकूमत का बहुत योगदान रहा कि उन्होंने इनको इस तरीके से स्टेटमेंट देने को मजबूर किया। हम फिर देखते हैं कि यहीं पे हिंदू सांप्रदायिकता भी जन्म ले रही थी। जैसा कि सर सैयद अहमद खां 1870 के बाद उनका रुख बदल सा गया था। वो मुस्लिम रूढ़िवादी की तरफ चले गए थे, जहाँ पे उनका विचार पहले आधुनिकता की तरफ था। उन्होंने कांग्रेस का विरोध भी किया। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो उन्होंने इसका विरोध किया, और जितने भी जैसे बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, या जितने भी मुस्लिम थे जो कांग्रेस से अटैच थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप उसको वहाँ पे अपना योगदान न दीजिए, बल्कि हमारे साथ चलिए, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। उसमें अंग्रेजी मानसिकता थी। उनको कुछ लाभ देने के लिए या अपने समाज को कुछ लाभ दिलाने के लिए उनका ये प्रयास था। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के पश्चात लगभग 27,000 मुस्लिमों को फांसी दे दी गई थी, या उन्हें जान से मार दिया गया था। क्योंकि अंग्रेज़ ये समझते थे, क्योंकि उस समय हुकूमत था मुस्लिमों का, अंग्रेज़ ये समझते थे कि केवल मुस्लिम ही हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। दिल्ली में केवल 27,000 मुसलमानों को मार दिया गया था। उन्होंने मुस्लिमों के मुस्लिमों के विकास की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था अंग्रेज़ों ने। देन हम लोग देखते हैं कि 1905 तक आते आते बंगाल विभाजन होने लगा लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। उसका भी रीज़न ये था कि कितना हम फूट डाल दें दोनों कौम में, कितना फूट डाल दिया जाए। देन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये सब ब्रिटिश हुकूमत का चालबाजी चल रहा था। 17 लाख रुपए दिए गए थे कि आप लोग हमारा समर्थन कीजिए बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल के ढाका का जो नवाब था उसको 17 लाख रुपए उस समय कि आप समर्थन कीजिए। गिने चुने ही मुस्लिम नेता जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल रहसानी और
आर्यम सायनी जैसे नेता ही केवल बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। जो मुस्लिम का उच्च वर्ग था वो इसका विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उच्च वर्ग अपने हितों को ध्यान में रख के चल रहा था कि अगर राष्ट्रवादियों ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि उनकी नवाबियत चली जाएगी। ठीक। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। बंगाल के नवाब सलीम उल्लाह खां और मोहसिन रजा के नेतृत्व में इन सब ने मुस्लिम लीग की स्थापना की बंगाल में। देन हम लोग देखते हैं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया। उसमें ये किया गया कि हिंदुओं को मुस्लिमों से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। यहीं पे पड़ी पृथक राष्ट्र की नींव, जो हम लोगों को बाद में 1947 में देखने को मिला। पृथक राष्ट्र की नींव यहीं से पड़ती है, जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे हिंदुओं और मुस्लिमों को बांट दिया गया। उनकी आइडियोलॉजी 1870 के दशक से ही चल रही थी, फूट डालो और राज करो की नीति पे, पर 1909 में वो चरित्रमान हो गई, अपने धरातल पे स्पष्ट रूप से आ गई। हम लोग आगे देखते हैं कि अब अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता इसके विरोध में सदैव रहे। 1912 में उन्होंने एक पत्रिका लाई जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक पत्रिका निकाली। ठीक। तो उसके बाद एक दो और नेता थे, भीखाजी हो गए, इवन मोहम्मद अली जिन्ना भी पृथक राष्ट्र के पृथक सांप्रदायिकता के विरोधी रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम अलग से रहें। प्रारंभ में उनकी दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष रही थी, क्योंकि मुस्लिमों में उतनी प्रगति नहीं हो पाई थी जितनी हिंदुओं में हो पाई थी। उसका कारण ये था कि 1857 में विद्रोह में नवाबियत मुस्लिमों के पास थी। अंग्रेज़ों ने उनका विकास करने में उतनी रुचि नहीं दिखाई थी, उनको सदैव घृणा की दृष्टि से देखा था, इसलिए उनमें विकास कम था। देन जब सर सैयद अहमद खान का नेतृत्व आया तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिमों से आगे हैं, इसलिए हमको ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते हुए अधिक से अधिक सरकारी नौकरियों में आना चाहिए, जिससे हमारे समाज का उत्थान सुनिश्चित हो पाए। आगे हम लोग देखते हैं कि 1916 में एक अधिवेशन हुआ लखनऊ में, जिसको हम लोग लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो नरमपंथी गरमपंथी अलग हो गए थे 1907 में। यहाँ पे नरमपंथी गरमपंथी और मुस्लिम लीग तीनों एक मंच पे आके खड़े हो गए। ये ब्रिटिश हुकूमत के उस नीति का खंडन करने वाला था जो कि उन्होंने 1909 में डाली थी। लेकिन यहाँ पे एक चूक ये हो गई कि जो 1909 में जो नीति लाई थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, वहाँ पे कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से अगर 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई कानून लाया गया या कुछ भी लाया गया, कोई सुधार के नाम पे कुछ भी ठगने वाला चीज़ लाया गया, तो उसको 1916 में उसको स्वीकार कर लिया गया। तो ये दो घटनाएं थी जहाँ से पृथक राष्ट्र की नींव पड़ गई, यहीं से चालू हुआ। देन हम लोग देखते हैं फिर असहयोग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक करने का प्रयास किया, जो बहुत अपने उग्र रूप में गया था। यहाँ पे अंग्रेजी शासन की नींव तक हिल गई थी। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम लोग इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन चलाते रहें तो हमको 1 साल में स्वराज्य मिल जाएगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक का नारा था पहले से ही। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेता, युवा क्रांतिकारी, ये लोग पूरे अपने उग्र रूप में आ गए थे। देन लेकिन चौरी चौरा का कांड होने के पश्चात जब गांधी जी ने इसे वापस लिया तो ये जो युवा क्रांतिकारी थे इन्होंने बहुत विरोध किया था। आगे हम लोग देखते हैं 1935 में। यहाँ पे तो मुस्लिम, सिख, ईसाई
उसके साथ साथ हिंदुओं को भी बांटने की कोशिश की गई। एक मैकडोनाल्ड अवार्ड के बारे में सुना होंगे आप लोग, तो वो लाया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि फिर आते आते कि 1942 से पृथक राष्ट्र की मांग उठने लगी। 1940 या 1942 से पृथक राष्ट्र की मांग उठने लगी, जो अंत में 1947 तक अपने स्वरूप में आ गया। तो यहीं से टूटा भारत। तो हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि सांप्रदायिकता की नींव कैसे पड़ी, कैसे विभाजन हुआ भारत का, और क्या क्या था। अब हम लोग हिंदू सांप्रदायिकता की बात कर लेते हैं। जब सर सैयद अहमद खां 1880 के दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे, उसी समय अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को भी हवा दी। उसमें ये कहा गया, तो हिंदुओं ने ये कहा कि ये जो गौ हत्या का मुद्दा था 1890 के दशक में खूब चरम पे था, अपने चरम स्थिति पे था। इसमें अंग्रेज़ों ने अपने दो बटालियन सैनिकों को छोड़ दिया कि जितनी गैया मिले सबको काट दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं का रुझान केवल शक मुस्लिमों पे जा रहा था कि मुस्लिम ही काट रहे हैं, जबकि इसके पीछे किसकी मानसिकता थी? मुस्लिमों की मानसिकता थी, ब्रिटिश सरकार की मानसिकता थी कि कैसे अलग किया जाए। फिर हम लोग देखते हैं कि 1915 और 1909 तक आते आते लालचंद्र नामक एक हिंदू सांप्रदायिक नेता ने कहा कि पहले हम हिंदू हैं, बाद में भारतीय हैं। ऐसे स्टेटमेंट दिए जाने लगे हिंदू सांप्रदायिकता के नाम पे। फिर 1915 में कासिम बाजार में हिंदू महासभा का अधिवेशन किया गया। 1909 में पंजाब में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद का भी मुद्दा आया। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि भारत में सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि क्या रही और आते आते कैसे विभाजन हुआ। आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को जानने को कुछ मिला होगा। धन्यवाद।